Hello, my dear students. Good morning to all of you. This is कौशल कश्यप, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट हम लोग करेंगे. और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ा था क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया था हम लोगों ने. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था चार्जेस के बारे में. उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख रहे थे. ठीक है, उसके बाद हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख रहे थे कि हम लोग के पास कितना मेथड्स है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए. ठीक है, तो आज हम लोग स्टूडेंट्स लेके आए हैं आपके लिए कूलम्स लॉ. आज हम लोग बेसिकली कूलम्स लॉ पढ़ेंगे. ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि जो भी चार्ज है मेरे पास, तो चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करता है. ठीक है, इंटरेक्ट कैसे करता है और कितना करता है. तो बेसिकली आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा कूलम्स लॉ पे बेस्ड रहेगा. ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा है. ठीक है, और अगर अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे के पास आ रहा है. ठीक है, तो आज हम लोग कूलम्स लॉ के जरिए देखेंगे कि एक दूसरे से कितना दूर जाएगा, कितना फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, और पास आएगा तो कितना फोर्स लगाते हुए पास आएगा. ठीक है, तो आज हम लोग कूलम्स लॉ से देखेंगे कि चार्ज इंटरेक्ट कैसे करता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो हेडिंग डालिए कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स. तो आप लोग भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा. ठीक है, कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ कहता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, सपोज वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और कुछ सेपरेशन R पे दूसरा पॉइंट चार्ज है मेरे पास Q2. ठीक है, सेम चार्ज है Q1 और Q2, सेम चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और दोनों के बीच में सेपरेशन है R. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, और अपोजिट चार्ज रहता तो वो पास आता. ठीक है, इसका मतलब ये जो चार्ज रहेगा तो इस पे फोर्स लगाएगा कुछ, और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा. तो मान लेते हैं ये जो चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगाएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा. दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ठीक है, उसी तरह ये चार्ज 2 भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर डिफरेंट बॉडीज है तो एक बॉडी फर्स्ट बॉडी जिस तरह से फोर्स लगाता है तो उसी तरह सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे सेम नेचर का फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में. तो अगर चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो उल्टे में चार्ज 2 भी चार्ज 1 पे फोर्स लगाएगा उल्टे डायरेक्शन में. दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा. ये अगर इधर लगा रहा है तो ये इधर लगाएगा. ठीक है, तो कूलम्स लॉ कहता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, Coulomb's law, तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स फोर्स का, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. बट डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका डायरेक्शन आपका क्या होगा, अपोजिट होगा. दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. ठीक है, ये ठीक है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और दूसरा डायरेक्शन आपका अपोजिट रहेगा. ठीक है, तो कहता है कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कि ये जो मान लेते हैं कि ये जो फोर्स आपका जो मैग्नीट्यूड है 1 2 पे जितना लगा रहा है उतना ही 2 1 पे लगाएगा. तो मान लेते हैं इसका जो फोर्स है दोनों का F के बराबर है. तो ये जो F होगा स्टूडेंट्स आपका, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दैट इज Q1 Q2 फर्स्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ. ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस फर्स्ट. सेकंड क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, सेकंड. और थर्ड क्या कहता है स्टूडेंट्स, फोर्स एक्ट्स along the straight line joining the charges, ठीक है. ठीक है, तो ये आपका कूलम्स लॉ है. कूलम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है R, तो ये जो फोर्स होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. ठीक है,
टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, इक्वेशन को मिलाएंगे तो यहां से आपका आ जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स आपका आएगा कांस्टेंट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वेयर यहाँ पे जो K होगा स्टूडेंट्स, वेयर K इज कांस्टेंट which depends on the medium, ठीक है। ये जो K होगा स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट है यहाँ पे एक, और ये जो K है मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब मीडियम के प्रॉपर्टी को बताएगा ये कि किस मीडियम में रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये जो फोर्स आ गया है, तो फोर्स कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो फोर्स होगा आपका ये होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, K के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि K जो मीडियम का प्रॉपर्टी है, तो K किसी मीडियम के लिए क्या होगा, अगर अलग अलग मान लीजिए मीडियम में चार्जेस रखा हुआ है डिफरेंट, तो कितना कितना होगा फोर्सेस। ठीक है, तो एक बार आप लोग नोट्स उतार लीजिए। ठीक है, नोट्स उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स K का जो वैल्यू होता है यहाँ पे F इज इक्वल टू कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर एयर वैक्यूम एंड फ्री स्पेस के लिए आपका जो K का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, K का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, K का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पे डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी। और इसका जो वैल्यू आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, K का यहाँ से देखिए यूनिट क्या आएगा, K इज इक्वल टू कितना आएगा, F_r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये होगा K का यूनिट हो गया। अदर मीडियम के लिए जो स्टूडेंट्स आपका जो K होगा यहाँ पे, तो K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, किसी भी अदर मीडियम के लिए, फॉर एनी अदर मीडियम K का वैल्यू होगा K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एप्सिलॉन रीड करते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, K का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स किसी भी अदर मीडियम के लिए कितना होगा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन इज नोन एज, तो फोर्स जो आया स्टूडेंट्स कितना आया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K जो है यहाँ पे आपका किसी भी मीडियम के लिए कितना आया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन। ठीक है, और इसको हम लोग जो रीड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम है क्या। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि कोई भी अगर चार्ज Q1 Q2 रखा हुआ है, तो Q1 क्या करेगा, फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q2 भी फोर्स लगाएगा Q1 पे। ठीक है, तो कुछ फोर्स होगा, मान लेते हैं कुछ मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। अगर वही दोनों चार्ज को उठा के अगर हम लोग वाटर मीडियम में रख दें, तो Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा या फिर Q2 Q1 पे जितना फोर्स लगाएगा, वो हो सकता है कुछ डिफरेंट होना, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। पहले क्या था, एयर में था या वैक्यूम में था, जहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम
रिस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं था चार्जेस को इंटरेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर जैसे हम लोग मीडियम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, ग्लास हो गया, या कोई भी लिक्विड चेंज कर देते हैं, तो जो भी फोर्स लगाएगा यानी जो चार्ज इंटरेक्ट करेगा तो वो कुछ अलग होगा पहले से। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, मटेरियल मीडियम आ गया बीच में, रिस्ट्रिक्ट करने वाला मीडियम आ गया है। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो होता है, ये इसका जो डेफिनेशन है, इट परमिट्स its own field to the interaction of charges ठीक है। ये जो एप्सिलॉन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड। ठीक है, ये मीडियम का अलग अलग कुछ फील्ड होगा, प्रॉपर्टी होगा, तो वो कितना परमिट कर रहा है, कितना परमिशन दे रहा है चार्जेस को इंटरेक्ट करने के लिए, वही ये आपका एप्सिलॉन बताता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से आपका दिख रहा है कि अगर आपका एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑब्वियसली आपका क्या होगा, कम होगा। अगर एप्सिलॉन आपका क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका फोर्स आया, F इजिकल टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर एप्सिलॉन ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली है, तो एप्सिलॉन अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर एप्सिलॉन कम होगा नीचे वाला, तो फोर्स क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन जो होता है ये क्या बताता है, इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड, मतलब किसी भी मान लीजिए दूसरे मटेरियल मीडियम में चार्जेस को रख दिए, ठीक है, तो अपने फील्ड में जो भी उसका मीडियम का एक मटेरियल मीडियम का जो भी फील्ड होगा, जो भी उसका स्पेस होगा, तो वो कितना परमिट करता है चार्जेस को इंटरेक्ट करने के लिए, वही ये एप्सिलॉन आपको बताता है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो एप्सिलॉन अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और एप्सिलॉन अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। तो अब थोड़ा सा सोचते हैं कि एप्सिलॉन जो कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है? तो जो भी आपका वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, तो वहां पे तो कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है। वैक्यूम मतलब क्या, कुछ भी नहीं, मटेरियल मीडियम कुछ भी नहीं है, वहां पे बिल्कुल शून्य है, खाली है। तो वहां पे जो फोर्स जो इंटरेक्ट करेगा, तो बहुत सबसे ज्यादा फोर्स इंटरेक्ट, एक दूसरे से चार्ज इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब फोर्स जो होगा स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, किसमें, वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में, मतलब जहां पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो एप्सिलॉन जो होता है फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, हम इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हम लोग एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है मिनिमम होता है, इसका जो वैल्यू होता है मिनिमम होता है स्टूडेंट्स, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर के लिए ये मिनिमम होता है एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स आपका एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 12 कितना होगा स्टूडेंट्स, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये जो एप्सिलॉन है, इसका जो हम लोग यूनिट निकालेंगे, तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 पाई एप्सिलॉन जो आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन F इंटू R²। ठीक है, यानी एप्सिलॉन जो आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R²। ठीक है, यूनिट हो जाएगा, यानी यूनिट क्या होगा इसका, कूलम स्क्वायर। 4 पाई तो यूनिटलेस मतलब कांस्टेंट है, एक नंबर है। ठीक है, F न्यूटन इसका, और R² मतलब मीटर, ये आपका यूनिट हो गया। ठीक है, अच्छा डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, डायमेंशन। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन बता सकते हैं। डायमेंशन यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग
बता सकते हैं। डायमेंशन कितना होगा इसका, यानी एप्सिलॉन जो आया आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F N2 R स्क्वायर आया। तो डायमेंशन बता सकते हैं हम लोग। तो चार्ज का हम लोग डायमेंशन देख रहे थे स्टूडेंट्स, चार्ज का कितना होता है डायमेंशन, IT होता है ना, हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा IT और ये फिर आपका IT, ठीक है। इसका कितना होगा स्टूडेंट्स, MLT-2 फोर्स का, ठीक है। और ये तो डिस्टेंस है, इसका कितना हो जाएगा आपका L, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डायमेंशन आएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML, ये आपका स्टूडेंट्स ML3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपका T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डायमेंशन आ जाएगा इसका, तो कितना आ जाएगा, M ऊपर जाएगा M-1 L-3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगा और I2, ये डायमेंशन हो गया आपका एप्सिलॉन का डायमेंशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग एप्सिलॉन पे आते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स एप्सिलॉन पे आते हैं। तो एप्सिलॉन पे आते हैं हम लोग अब। तो एप्सिलॉन पे आते हैं, तो ये जो हम लोग का जो फोर्स था स्टूडेंट्स, फोर्स था कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से क्लियर हमको पता चल रहा है कि अगर एप्सिलॉन ज़्यादा होगा तो फोर्स आपका कम होगा, अगर एप्सिलॉन कम होगा तो फोर्स आपका स्टूडेंट्स ज़्यादा होगा। तो एप्सिलॉन जो होता है मिनिमम किसके लिए होता है, एप्सिलॉन का जो मिनिमम वैल्यू होता है स्टूडेंट्स आपका, एप्सिलॉन का जो मिनिमम वैल्यू होता है किसके लिए होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी वैक्यूम या स्पेस, फ्री स्पेस में आपका एप्सिलॉन नॉट, यानी उसको एप्सिलॉन नॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है सबसे मिनिमम होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स आपका, फोर्स होगा आपका मैक्सिमम होगा किसमें, वैक्यूम में, वैक्यूम में या वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में, ठीक है, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम फोर्स इतना लग सकता है। अब मान लेते हैं कोई भी अदर मीडियम होगा, मान लेते हैं कि वाटर ही होगा, तो इसमें एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, वैक्यूम से ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें बीच में मटेरियल मीडियम आ गया, कुछ वाटर का मॉलिक्यूल्स आ गया। वैक्यूम में तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं था, मतलब कोई भी फील्ड नहीं था जिसके वजह से चार्जेस को इंटरेक्शन करने में रेसिस्ट करे उसका फील्ड, ठीक है। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मीडियम में चार्ज को हम पुट कर देते हैं, तो अपना मटेरियल मीडियम का जो भी प्रॉपर्टी होगा तो उसके वजह से वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा चार्जेस को इंटरेक्ट करने में, जिसके वजह से क्या होगा, फोर्स उसका घट जाएगा। अब कैसे करेगा रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट्स, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका Q1 चार्जेस था, ठीक है, और R डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है। अब जैसे इसके बीच में मटेरियल मीडियम आ गया, वाटर मीडियम, ठीक है, वाटर मीडियम में रख दिया इसको, Q1 चार्जेस है आपका R डिस्टेंस पे और ये आपका Q2 है, ठीक है। और इसको हम लोग मटेरियल मीडियम में, वाटर मीडियम में रख दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाटर मीडियम में रख दिए इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से वाटर मीडियम में रख दिए। तो अब क्या करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो इसके आसपास सराउंडिंग में जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, इसके सराउंडिंग में या फिर इसके सराउंडिंग में, ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा स्टूडेंट्स, पोलराइज करेगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है और ये पॉजिटिव चार्ज है आपके सराउंडिंग में, इसके आसपास जो भी सराउंडिंग में है, तो क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अपने पास खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज इधर रह जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपके इधर रह जाएगा।
तो उसी तरह इसके अंदर जो है एक तरह से डायपोल क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? उसी तरह से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसके चारों तरफ इस तरह से होगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा आपका, ये जो फोर्स Q2 पे लगाएगा, तो पोलराइजेशन के वजह से स्टूडेंट्स निगेटिव चार्ज ये अगर पॉजिटिव है तो इसको इधर धक्का देगा। ठीक है, इधर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये जो पोलराइजेशन हुआ ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर खींचना चाहेगा। मतलब आपका जो ये जो फोर्स लगाएगा आपका Q चार्ज इधर लगा रहा है, तो इसका जो पोलराइजेशन हुआ तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यानी आपका अल्टीमेटली जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? ये फील आ रहा होगा आपको कि मटेरियल मीडियम में जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा फोर्सेस का चार्जेस का इंटरेक्शन घट जाएगा, मतलब फोर्सेस घट जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब जितना ज्यादा एप्सिलॉन होगा उतना ज्यादा फोर्सेस घट जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ में आ रहा होगा ये आपको। ठीक है, जितना ज्यादा एप्सिलॉन होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा उसका मटेरियल मीडियम का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो रिस्ट्रिक्ट करेगा चार्जेस को इंटरेक्शन करने के लिए, और अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्सेस घट जाएगा। ठीक है, अब कितना टाइम्स घटेगा, तो स्टूडेंट्स हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मान लेते हैं कि ये जो फोर्स था आपका वैक्यूम में, जो फोर्स आपका जो वैक्यूम में है F के बराबर है। ठीक है, फोर्स जो है आपका वैक्यूम में F है, कोई भी चार्ज है Q1 Q2 और सेम सेपरेशन है, सेम चार्ज पॉइंट चार्ज है और सेपरेशन R रखा हुआ है। जो फोर्स लग रहा है वैक्यूम में आपका F लग रहा है। ठीक है, और हम लोग मान लेते हैं कि ये जो आपका वाटर में जो फोर्स लग रहा है, वाटर मीडियम में जो फोर्स लग रहा है, तो मान लेते हैं ये फोर्स आपका क्या हो रहा है, ये घट जाएगा। ये तो पता है कि घट जाएगा क्योंकि हमको पता है वैक्यूम या फ्री स्पेस में ये फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, और जो वाटर में अगर सेम चार्ज सेम सेपरेशन पे रखेंगे तो फोर्स इससे कुछ घट जाएगा। तो मान लेते हैं जो भी टाइम्स घटे, ठीक है, मान लेते हैं कि 81 टाइम्स घट गया। ठीक है, इतना टाइम्स घट गया, तो हम क्या कहेंगे कि 81 टाइम्स जो चार्ज का जो ज्यादा 81 टाइम्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो रहा है, मतलब उतना ज्यादा अपना फोर्स घटा दे रहा है। ठीक है, चार्जेस को इंटरेक्शन करने के लिए 81 टाइम्स कम कर रहा है इसका। अगर फोर्स आपका वैक्यूम में F लग रहा है, ठीक है, तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगेगा सेम चार्ज को सेम सेपरेशन पे रखेंगे तो कितना लगेगा, F/81 टाइम्स। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ना बता के क्या करते हैं, हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कि मान लेते हैं कि वैक्यूम में जो भी फोर्स लगा तो उसके कंपैरिजन में कोई भी और मीडियम में कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है, सॉरी कितना कम फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो होता है स्टूडेंट्स आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यहाँ से लिख लीजिए परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ से? तो यहाँ से आपका रिलेटिव परमिटिविटी आ गया स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो यानी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो फोर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स जो हो जाएगा तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन किसी भी अदर मीडियम के लिए Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, वैक्यूम के लिए कितना होगा, F0 बोल रहे हैं वैक्यूम के लिए, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और इसको स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन एम को यहाँ से एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन आप लोग 2 मान लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? चलिए अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये किसी भी मीडियम के FM कर देते हैं, मतलब कोई भी अदर मीडियम में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग बस इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, यानी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्या है, F नॉट, यानी फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यानी फोर्स इन एनी मीडियम, ये जो होगा स्टूडेंट्स आपका F नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी ये आपका F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया। ठीक है, यानी आपका जो है फोर्स स्टूडेंट्स किसी मीडियम में वैक्यूम से कितना टाइम्स डिक्रीज कर गया, ये आपको एप्सिलॉन आर बताएगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो है मीडियम का, वो बताएगा कि फोर्स आपका कितना डिक्रीज हो गया कंपेयर टू फोर्स इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव परमिटिविटी जो हुआ स्टूडेंट्स आपका, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, यानी एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स होगा आपका किसी भी अदर मीडियम में, वो क्या होगा, फोर्सेस इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, स्टूडेंट्स, इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका, एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। द फोर्स between two charge kept at same separation, the force between two point charge, the force between 2 point charge kept at same separation in vacuum is F। ठीक है, F। if these charges immersed in liquid, the force becomes F upon 4। ठीक है, the force become F upon 4 provided the separation is same। Find dielectric constant of medium, dielectric constant of liquid। ठीक है,
फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। तो आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज केप्ट एट। सो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे थे अभी रिलेटिव परमिटिविटी देख रहे थे कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। और जो फोर्स जो होता है एनी मीडियम वो क्या होता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वाटर को जो है रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट्स 81 होता है, ठीक है। वाटर का जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी 81 होता है। इसका मतलब आपका ये रिलेटिव परमिटिविटी वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये कितना हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है समझ में आ रहा है। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है वाटर का कितना होता है 81। तो इसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना है आपका 81 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग समझ सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स आपका, इसका क्या मतलब है कि ये जो फोर्स है आपका वाटर का जो फोर्स है आपका वैक्यूम के फोर्स से कितना गुना कम हो जाता है 81 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि परमिटिविटी जो है वाटर का 81 टाइम्स है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के। इसका मतलब कि फोर्स जो है आपका वाटर में सेम चार्ज सेम सेपरेशन में रखेंगे तो 1/81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सेम चार्ज और सेम सेपरेशन पे आप वैक्यूम में रखेंगे, ठीक है। यही मतलब है आपका रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। यानी फोर्स आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा कितने टाइम्स, तो जितना भी आपका रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम्स घट जाएगा। किसके कंपैरिजन में, तो वैक्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिलेटिव परमिटिविटी का ये मतलब है, ठीक है। फोर्स आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो फोर्स ऑन, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपका रिलेटिव परमिटिविटी जो आया आपका परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो फोर्स जो आया है आपका किसी मीडियम में, ठीक है, अपॉन फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी यहाँ से आपका जो परमिटिविटी ऑफ किसी मीडियम के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपका जो फोर्स होगा किसी मीडियम में वो क्या होगा स्टूडेंट्स एप्सिलॉन आर इंटू एफ नॉट, ठीक है। सॉरी ये उल्टा हो गया क्या, परमिटिविटी ऑफ वाटर 1/r होगा, ठीक है। ये उल्टा हो गया स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर आया। तो फोर्स क्या होगा फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम 1/एप्सिलॉन आर होगा। यहाँ से आपका जो होगा तो ये 1/r टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं छोटा सा, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक, उतार लीजिए। इस पे एक हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं छोटा सा, द फोर्स बिटवीन, ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और सेपरेशन R है, केप्ट एट सेम सेपरेशन इन वैक्यूम इज F। यानी ये दो चार्ज Q1 Q2 R सेपरेशन में रखा हुआ है और जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स कितना लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है आपका F लग रहा है वैक्यूम में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ दिस चार्जेस, अगर यही दोनों चार्जेस
इमर्ज्ड इन लिक्विड, यानी यही दोनों चार्ज को उठा के हम लोग किसी लिक्विड में रख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी लिक्विड में रख देते हैं। यही दोनों चार्ज को उठा के स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, किसी लिक्विड में रख देते हैं। ये दोनों चार्ज को किसी भी लिक्विड में रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका चार्ज जो हो जाएगा सेम सेपरेशन पे रख रहे हैं किसी भी लिक्विड में। ठीक है, ये लिक्विड है आपका, सेम सेपरेशन पे आर पे लिक्विड में उठा के रख देते हैं। तो जो फोर्स हो रहा है स्टूडेंट्स वो कितना हो रहा है, F/4 टाइम्स। ठीक है, F/4 प्रोवाइडेड द सेपरेशन इज सेम, जितना यहाँ पे सेपरेशन है उतना ही यहाँ पे, जितना जो चार्ज यहाँ पे है सेम चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, आपको लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। चलिए देखते हैं, लिक्विड का आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स देखें, अभी हम ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग को पता है कि जो फोर्स होता है किसी मीडियम में, वो फोर्स कितना होता है, 1/ε/r टाइम्स फोर्सेज इन वैक्यूम। ठीक है, तो जो फोर्स है आपका लिक्विड में कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, F/4। ठीक है, और आपका जो फोर्स है वैक्यूम में कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। ये F कट गया, तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट्स कितना आया, 4 आया। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट्स कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है स्टूडेंट्स, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, बता सकते हैं क्या, यूनिट क्या होगा ये? तो ये सेम है, ऊपर नीचे दोनों सेम है, सेम क्वांटिटी है, ये भी परमिटिविटी है और ये भी परमिटिविटी है। ये क्या होगा, यूनिटलेस है। ठीक है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, चलिए तो उतार लीजिए स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग फिर कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग जो देख रहे थे, तो कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग जो देख रहे थे, तो हम लोग का जो कूलम्ब्स लॉ था, तो हम लोगों ने क्या देखा कूलम्ब्स लॉ में, कूलम्ब्स लॉ में अब तक क्या देखा कि अगर मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और R सेपरेशन पे है, तो फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कूलम्ब्स जो है फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पे जो K है स्टूडेंट्स ये मीडियम कांस्टेंट है, वेयर K इज कांस्टेंट फॉर मीडियम। ठीक है, K क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है किसके लिए, मीडियम के लिए। तो ये जो K होता है आपका कितना होता है, 1/4πε, यानी जो फोर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कितना होगा, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये किसी भी मीडियम के लिए हो गया। वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस और एयर, तो K का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स कितना होता है, 1/4π, यही एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फोर्स हो जाएगा आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये वैक्यूम में होगा स्टूडेंट्स। ये आपका जो फॉर्मूला है वैक्यूम में या एयर में है या फ्री स्पेस में है। ठीक है, फ्री स्पेस में। ठीक है, और ये जो फोर्स है स्टूडेंट्स आपका
किसी भी मीडियम के लिए वैलिड है, किसी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, एनी मीडियम। यानी इसको और हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, हम लोग देख चुके थे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये उतार लीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मोर अबाउट कूलम्स लॉ। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो और डिटेल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो कूलम्स लॉ जो है फोर्स है आपका स्टूडेंट्स, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। ठीक है, और इफ द सेपरेशन इज लार्ज। ठीक है, फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, आपका जो कूलम्स लॉ है आपका पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। फर्स्ट कूलम चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्ज के लिए ही आपका वैलिड है, नॉट वैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज एरिया में है या फिर वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो देन कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कब ये एप्लीकेबल है, कि अगर मान लेते हैं कि सेपरेशन जो है चार्जेस के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा अगर स्टूडेंट्स होगा सेपरेशन चार्जेस के बीच में, सेपरेशन अगर चार्जेस के बीच में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है किसी स्फीयर में और दूसरा चार्ज बहुत 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 दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तब जो इस चार्ज के लिए वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, और वहाँ से कोई भी चार्ज अगर इसको देखेगा तो कैसा पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, तब कूलम्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं। मीन्स कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज वेरी लार्ज, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, अदरवाइज कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, सेकेंड, it is not valid if the charges in motion. Coulomb's law is not valid. It is not valid if the charges are in motion. ठीक है, अगर कोई भी चार्ज आपका मोशन में होता है स्टूडेंट्स, then Coulomb's law is not applicable. However, if one charge is at rest and other are in motion with constant velocity, then it can be applied. ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट्स जो है आपका कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, कूलम्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए तभी वैलिड है जब वो दोनों चार्ज आपका रेस्ट में हो। ठीक है, रेस्ट में हो, अदरवाइज अगर एक चार्ज आपका रेस्ट में है और दूसरा चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन आल्सो कूलम चार्ज कैन बी अप्लाइड। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। थर्ड क्या है स्टूडेंट्स आपका, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि force acts along the same straight line joining the charges। ठीक है, मतलब अगर ये आपका Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो जो फोर्स लगेगा Q1 Q2 पे लगा है या फिर Q2 Q1 पे लगा है, तो सेम लाइन में लगेगा स्टूडेंट्स, जो भी इस पॉइंट चार्ज को ज्वाइन कर रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज को ये लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा है, यानी ये जो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और Q2 भी Q1 पे फोर्स इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ जो फोर्स है आपका, it acts along the same straight line joining the both the charges। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो मोटा मोटी यही बात था कूलम्स लॉ पे।
कि फर्स्ट कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, सेकेंड ओनली चार्ज जब का रेस्ट में हो, थर्ड जो फोर्स लगेगा आपका स्टूडेंट्स इट विल एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, ठीक है। और जो फोर्स होगा आपका पता ही है, डिस्कस किया हुआ हमने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। थर्ड जो स्टूडेंट्स जो कूलम्स लॉ है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम लोग ग्राफ बनाए इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ जो है आपका स्टूडेंट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। मतलब ये अगर हम लोग ग्राफ बनाएं, इधर सेपरेशन आर ले लें और इधर आप फोर्स रखें, तो अगर जो इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो अगर हम लोग फोर्स सेपरेशन क्या करेंगे, डबल कर दें, सेपरेशन अगर हम लोग डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स क्या हो जाएगा, सेपरेशन अगर डबल करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स घट जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे अगर डबल कर देंगे आर से 2r कर देंगे तो स्क्वायर का कितना हो जाएगा, फोर्स 4 टाइम्स घट जाएगा। अगर आर हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, हाफ इंक्रीज कर देते हैं, हाफ इंक्रीज कर देते हैं, तो जो आपका फोर्स है कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेपरेशन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हाफ टाइम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, यानी हाफ कर देते हैं, हाफ, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जो आपका ग्राफ होगा फोर्स और सेपरेशन में कुछ इस तरह का होगा ग्राफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है फोर्स घट रहा है, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, इन्फिनाइट सेपरेशन पे फोर्स नियरली क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 की ओर टेंड करेगा। उसी तरह अगर हम लोग सेपरेशन क्या करें, चार्जेस के बीच में घटा दें, चार्जेस के बीच में घटा दें और नियरली क्या करें, अगर 0 की ओर टेंड करेगा, दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है 0 की ओर टेंड करेगा, तो फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, मतलब बहुत ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। चलिए उतारिए इसको, तो एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग इस पे। तो अब तक हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्स लॉ जो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, चार्जेस आपका रेस्ट पे रहना चाहिए। थर्ड नेक्स्ट आपका जो चार्जेस है इट विल एक्ट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, ठीक है। और जो चार्जेस है आपका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है चार्जेस के बीच में वो आपके मीडियम पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होगा, वो हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिटेल से भी डिस्कस किया, प्रॉब्लम में डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस Q2, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के आपका वैक्यूम में कितना लेना है स्टूडेंट्स, एरिया वैक्यूम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि तो हम लोग के पास कुछ प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम करते हैं डिस्कस। तो हम लोग के पास फर्स्ट प्रॉब्लम है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स है कैरी चार्ज +q एंड -2q when the spheres are separated by large distance, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है, और दोनों के पास चार्ज कितना है, एक के पास +q और दूसरे के पास -2q। when the spheres are separated by large distance r is f, ये आपको फोर्स f दिया हुआ है। now spheres are allowed to touch and move back to same separation, find the new force between them, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो देखिए, तो हम लोग जो डिस्कस किए हैं कि जो कूलम्स लॉ जो वैलिड है 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। यहाँ पे तो स्फीयर आ गया, ठीक है, तो फिर हम लोग कैसे लगा सकते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिए, हम आपको बोले थे कि स्फीयर अगर मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये स्फीयर है,
एक इस पे आपके पास कितना है स्टूडेंट्स प्लस क्यू है और इस पे -2q है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो हमारा कूलम्ब्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्फीयर्स के बीच में जो सेपरेशन है, जो सेपरेशन आर है, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। सेपरेशंस आर वेरी लार्ज। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है आइडेंटिकल स्फीयर और सेपरेशन जो है वेरी लार्ज डिस्टेंस है। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या कि इस जो इस स्फीयर्स पे रहेगा, तो जो दूसरा स्फीयर है तो इसके लिए वो पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, और जो यहाँ से इसको देखेगा, यहाँ से इसको देखेगा, तो इसके लिए भी ये एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा ना, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। और दोनों स्फीयर का जो वॉल्यूम है मतलब आइडेंटिकल है, ठीक है। और चार्ज जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको, एक पे +q और दूसरे पे -2q दिया हुआ है, ठीक है। तो चार्ज +q है, -2q है, और सेपरेशन r इज वेरी लार्ज, मतलब कूलम्ब्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं। ये दोनों वेरी लार्ज होने की वजह से पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं और बहुत दूर में एक स्फीयर रखा हुआ है, फुटबॉल रखा हुआ है बहुत दूर में, तो हमको वो कैसा दिखेगा, बिल्कुल पॉइंट जैसा दिखेगा। और यहाँ पे जो भी स्फीयर रखा होगा तो बहुत दूर से अगर कोई देखेगा तो वो भी पॉइंट जैसा दिखेगा, मतलब पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम लोग लगा सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो आपको क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों के पास एक के पास +q है, इसके पास -2q है, लार्ज डिस्टेंस है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, फोर्स जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स F दिया हुआ है, यानी ये जो फोर्स है आपका F दिया हुआ है जब लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका, आपको अगर कुछ मीडियम नहीं दिया हुआ है तो एयर ही मानना है, यानी K Q × 2Q, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2Q, ठीक है। फोर्स तो बताया, ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा, ठीक है। और ये भी इस पे फोर्स किधर लगाएगा, मतलब सेम इधर ही अपने तरफ लगाएगा ना, मतलब इधर लगाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो हमको तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन से मतलब नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है r², ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया स्टूडेंट्स कितना हो गया 2kq/r², इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्या किया गया है, दोनों स्फीयर को क्या किया गया है स्टूडेंट्स, देखिए नाउ स्फीयर्स आर अलाउड टू टच, स्फीयर को जो है टच कराया गया है, एंड मूव बैक टू सेम सेपरेशन, फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन देम। अब स्फीयर पे क्या किया गया स्टूडेंट्स, दोनों को टच कराया गया, मतलब इस तरह से टच कराया गया, अलाउड टू टच, ठीक है। अलाउड टू टच मतलब इस तरह से टच कराया गया, ठीक है। अब हम बताए थे आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, अगर जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग डिस्कस किए थे कंडक्शन, इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब हम टच करवाए स्फीयर को तो चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रांसफर होगा एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर होगा, और जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच, जो सेपरेट करेंगे तो कितना चार्ज इस पे रहेगा, कितना मतलब चार्ज रहेगा, तो हम बताए थे कि वहाँ पे लिखवाए होंगे कि अगर स्फीयर का शेप साइज सेम है, मटेरियल सेम है, शेप साइज सेम है, तो दोनों स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा सेम चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना था स्टूडेंट्स +q, इस पे कितना था -q, ठीक है। तो अब जब हम लोग सेपरेट कर देंगे दोनों स्फीयर को, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं। इस पे फोर्स कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे F = 2kq²/r², ये ध्यान रखिएगा। और जब सेपरेट कर देंगे हम लोग, सेपरेट कर देंगे सेम डिस्टेंस पे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे सेपरेट कर देंगे तो चार्ज कितना रह जाएगा, इसके पास कितना था +q और इसके पास कितना था -2q, तो ये आपका हो जाएगा -q हो जाएगा। तो जो चूंकि सेम साइज है, ठीक है, आइडेंटिकल स्फीयर आपको दिया हुआ है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा स्टूडेंट्स इसी -q का हाफ होगा दोनों के बीच में, यानी यहाँ पे -q/2 और इस पे भी कितना होगा स्टूडेंट्स -q/2। अब जो फोर्स होगा, अब फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं, न्यू फोर्स मान लेते हैं F डैश है, तो कितना होगा q1 कितना है स्टूडेंट्स q/2। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि ये साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना, साइन क्या बताएगा, ये चूंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा, इसके लिए भी ये फोर्स किधर होगा रिपल्सिव, वो इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो साइन से हम लोग को मतलब नहीं है, साइन क्या बता रहा है, सिर्फ साइन आपका
डायरेक्शन बता रहा है, तो हमको तो डायरेक्शन से तो मतलब है ही नहीं, ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो कितना होगा q/2, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, तो सेम डिस्टेंस r है। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स k q² और 2 2 4 अपॉन r², यानी ये f डैश होगा, ठीक है। अब तो हमको नया फोर्स निकालना था ना, तो नया फोर्स आपका हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा वैल्यू रखते हैं, f का वैल्यू कितना है 2k q² अपॉन r², तो हम क्या कर देते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 × 2, ठीक है। अब ये जो है आपका 2kq स्क्वायर अपॉन r², ये किसके बराबर है, f के बराबर हमको दिया हुआ है। यहाँ से आपका जो हो जाएगा f आइए 4 2 8, यानी आपका जो नया फोर्स हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, नया फोर्स जो हो जाएगा 1/8 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स के, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो आई होप सबको यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स था। अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, चार्जिंग पढ़ा था, कूलम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, तो सारा कुछ ही आ गया, तो आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 था आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, the next problem is students, the electrostatic force of repulsion between two positive ion, ठीक है, carrying equal charge, दोनों पे जो चार्ज है स्टूडेंट्स इक्वल है, और कितना फोर्स है 4 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। when the separation is 5 angstrom, how many electrons are missing from each, तो आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव आयन, दो पॉजिटिव आयन है मेरे पास, दो पॉजिटिव आयन है। प्रॉब्लम नंबर 2, तो दो पॉजिटिव आयन है आपके पास Q और ये प्लस Q, ठीक है, दो पॉजिटिव आयन है, और आपको जो R सेपरेशन दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। 5 एंगस्ट्रम मतलब कितना, 5 × 10⁻⁻10 मीटर R, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और दोनों पे चार्ज इक्वल है, फोर्स कितना है स्टूडेंट्स दोनों के बीच में 4 × 10⁻⁹ न्यूटन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम इच, कितना इलेक्ट्रॉन्स मिस कर रहा है, तो हमको पता है कि अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से कहीं गया होगा, तभी उसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा, आपको पता है, ठीक है। तो आपको निकालना कि कितना इलेक्ट्रॉन गया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन मिस हुआ, तो फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं। फोर्स तो हम लोग को दिया हुआ ही है, फोर्स दिया हुआ है आपका स्टूडेंट्स, फोर्स आपको दिया हुआ 4 × 10⁻⁹, तो ये लिख दीजिए फोर्स कितना है 4 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है। तो कूलम्स लॉ से जो फोर्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा K Q × Q अपॉन R², और ये फोर्स आपको दिया हुआ था, यानी 4 × 10⁻⁹ न्यूटन हो गया। यहाँ पे K का वैल्यू कितना लेना है एयर में, ठीक है, 9 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, Q × Q Q² हो गया स्टूडेंट्स, और R जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ये स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा कैलकुलेशन जो कीजिएगा, तो 4 × 10⁻⁹, ठीक है, और ये आपका जो होगा 9 × 10⁹, ये Q² अपॉन स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 25 × 10⁻20, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये -20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +20, यानी आपका आ जाएगा 4 × 10⁻9 9/25 × 10, और ये +20 हो जाएगा, यानी 29 हो जाएगा स्टूडेंट्स ये, और ये Q², यहाँ से हमको Q² निकाल लेना है चार्ज, तो ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा 4 × 25 × 10⁹ अपॉन 9 × 10⁻29, ठीक है, ये होगा। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 25 × 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 हो जाएगा, और 100 यानी 10⁻2 और 10⁻9, ये कितना हो जाएगा 10⁻11 अपॉन 9 × 10⁻29, ये ऊपर जाएगा तो -29 हो जाएगा,
तो कितना आएगा आपके पास 1/9 इंटू 10⁻9 में से 1 गया, कितना होगा स्टूडेंट्स 8, ठीक है, और 2 में से 1 गया यानी 18 माइनस होगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा, यानी आपके पास जो Q आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ इतना आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट्स 1/3 इंटू ये जो है 10⁻18, तो इसको हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इस तरह से 10⁻18 को लिख सकते हैं 10⁻9 इंटू 2, तो ये बाहर आ जाएगा यानी 10⁻9 कूलम बाहर आएगा ये चार्ज, यानी Q जो होगा स्टूडेंट्स कितना होगा 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम, ठीक है। सब हम लोगों ने ऐसा यूनिट में लिया है, इसलिए जो आपका जो चार्ज आएगा कूलम में आएगा, ठीक है, इतना चार्ज निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो याद कीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू कितना होता था स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू क्या होता था N इंटू E होता था, तो आपका जो चार्ज है स्टूडेंट्स कितना है 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम कैंसिल हो गया आपका, यानी N जो आएगा ये आपका आ जाएगा 10⁻9/3, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाएगा तो +19 और -10 यानी 10⁻10/1.6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4.8, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो n आपका ये आ गया, यानी इतना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है 10⁻10/4.8, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिएगा कुछ इंटीजर में आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है बात स्टूडेंट्स, तो ये है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोग को, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 100 न्यूटन, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 100 न्यूटन इन एयर, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है, फोर्स निकालना है। तो आपके पास 2 पॉइंट चार्ज है, प्रॉब्लम नंबर 3, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 सेपरेशन है, ये Q2 है सेपरेशन R है, और ये जो फोर्स आपको दिया हुआ स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ 100 न्यूटन, किसमें एयर में, तो ये जो F हो जाएगा यहाँ से कूलम्स लॉ से K Q1 Q2 अपॉन R², और ये फोर्स 100 न्यूटन आपको दिया हुआ, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी देख लेते हैं और क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज बाय 50%, तो आपको नया फोर्स निकालना है कब, जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 50% से बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी जो आपका नया हो जाएगा तो ये Q1 तो सेम रह जाएगा, और ये आपका R' हो जाएगा कुछ, और प्लस ये आपका Q2। अब जो नया डिस्टेंस है स्टूडेंट्स R' हो गया, और ये R' कितना है ओरिजिनल से 50% बढ़ा दिया गया है, यानी ये हो जाएगा आपका R' इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस 50% ऑफ R, ठीक है। यानी ये R आपका आ गया, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स R/2 आ गया, यानी ये कितना हो जाएगा 2R प्लस R कितना हो गया 3R/2, ठीक है, ये R' आ गया। तो जो नया फोर्स होगा स्टूडेंट्स F' वो कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R' का स्क्वायर, दो चार्ज तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया K Q1 Q2 अपॉन R' कितना था 3R/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया K Q1 Q2 अपॉन ये 9/4 का R², ठीक है। अब देखिए ये जो F जो दिया हुआ था, F दो ओरिजिनल जो दिया हुआ था, जब इसके बीच में सेपरेशन R था तो कितना है 100 न्यूटन, तो वैल्यू रख देते हैं इसका, ठीक है, इसका K Q1 Q2 अपॉन R² वाला, ये आपका कितना है, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/9 इंटू 100, तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा स्टूडेंट्स कितना आएगा
जो भी आएगा ये आपका फोर्स हो गया न्यूटन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। लास्ट कह रहा है a charge q is divided into two parts such that electrostatic force between them is maximum, find charge on each part। ठीक है, तो प्रॉब्लम है आपका, प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 4 कि एक चार्ज q है। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि दोनों के बीच में कुछ भी मान लेते हैं सेपरेशन रखेंगे, कुछ सेपरेशन पे रखेंगे दोनों चार्ज को डिवाइड करके, तो दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको निकालना है कि दोनों के पास कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस चार्ज क्यू को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, एक पार्ट में डिवाइड करके मान लेते हैं x माना, तो दूसरा पार्ट कितना बचेगा स्टूडेंट्स, q माइनस x बचेगा। ठीक है, एक चार्ज था, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब ये बताया नहीं गया है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है या फिर क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक पार्ट कितना होगा x, तो दूसरा वाला जो पार्ट होगा कितना बचेगा, q माइनस x। ठीक है, और ये जो आपका चार्ज है x, इसको कुछ सेपरेशन r में रखा गया है, q माइनस x। ठीक है, ये चार्ज है आपका। ठीक है, एक q माइनस x है आपका। तो आप, और ये बताया गया कि इस तरह से चार्ज को डिवाइड किया गया है कि दोनों के बीच में जो सेपरेशन आए, सॉरी जो फोर्स आए, ठीक है, वो मैक्सिमम फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स जो आया होगा ये दोनों के बीच में, तो मान लेते हैं फोर्स कितना होगा, k x इंटू q माइनस x, और डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, r। ठीक है, r स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो आपको निकालना है स्टूडेंट्स कि जो कितना x कितना होगा, और फोर्स आपका क्या है, मैक्सिमम दिया हुआ है, यानी जो फोर्स है आपका स्टूडेंट्स कितना है, k, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, q इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये जो फोर्स है आपका स्टूडेंट्स मैक्सिमम है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, उसको बदला नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग पार्ट ले रहे हैं, पहले आधा कर रहे होंगे, फिर आधा कर रहे होंगे, फिर मान लेते हैं कि फोर्स देखा हमने, कुछ आया, फिर कुछ पार्ट और मतलब कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, सेपरेशन सबका सेम रख रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो हमको बताना है कि ये जो हर एक पार्ट पे जो चार्ज होगा कितना होगा, इसके लिए कंडीशन है आपके पास, जो फोर्स कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी आपका k कांस्टेंट हो गया, r भी कांस्टेंट है, और q तो चार्ज दिया हुआ है, यानी x आपका वेरिएबल है। तो हमको पता है कि कोई अगर y इज इक्वल टू फंक्शन है x का, ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x, तो मैक्सिमम के लिए y आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स, dy बटा dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमको पता है। कोई भी अगर मान लेते हैं y है, x का फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो y को मैक्सिमम होने के लिए मेरे पास ये कंडीशन है dy बटा dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 11th बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर किसी को डाउट है तो हम लोग क्लास 11th जो स्टार्ट किया हम लोगों ने फिजिक्स का, वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो dy बटा dx 0 होना चाहिए, यानी f जो है यहाँ पे मेरा फंक्शन है किसका, फंक्शन है किसका, तो x का। तो f को मैक्सिमम होने के लिए मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा जो फोर्स है कितना है, तो फोर्स आया स्टूडेंट्स आपका k, जो फोर्स आया स्टूडेंट्स आपका कितना आया, k क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करेंगे f का विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स
के क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जीरो होना चाहिए, कंडीशन है। तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, तो के अपॉन आर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब आपका बच गया अंदर में q इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो k अपॉन आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, q माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब k अपॉन आर स्क्वायर तो ये कांस्टेंट है, ये तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा, q माइनस 2x आपका 0 होगा, यानी यहाँ से आ गया q इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, q बाई 2, ठीक है। यानी जो हर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम लोग चार्ज का, तो ये कितना आया, एक पार्ट कितना आया है q बाई 2, तो दूसरा पार्ट कितना आएगा स्टूडेंट्स, यानी दूसरा पार्ट कितना था, q माइनस एक्स, यानी q माइनस q बाई 2, तो ये आपका दूसरा पार्ट भी कितना आया, q बाई 2, यानी दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा कितना होगा, q बाई 2 होगा, तभी दोनों के बीच में जो फोर्स होगा स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम हो पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हो पाएगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया है, ठीक है, इस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ किस तरह से एप्लीकेबल है, किस तरह से फोर्स हम लोग निकालेंगे जब चार्ज आपका 2 से ज़्यादा हो, ठीक है, 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तब हम लोग कैसे फोर्स निकालेंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।